नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट, मैंने आपको सी वैल्यू समझा रखा है कि सी वैल्यू में सी है क्या एक्चुअली में। तो आइए अब इस चार्ट को हम पूरा भरते हैं। इस चार्ट में इतने सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे इस चार्ट के थ्रू, ठीक है। वो आप सवाल लगा के अंदाजा लगा लोगे। तो यहां पर मैंने इवेंट्स लिखा है, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, इवेंट्स हो गए, ठीक है। अब सबसे पहले जीवन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल, अब डिपेंड करता है आप सेल किसकी ले रहे हो। अनियन की लोगे तो 16 क्रोमोसोम बोलोगे, ठीक है। अब भूल जाना कि अनियन में 16 क्रोमोसोम है, तो ऐसे याद रखिएगा कि बेटा प्याज जो है वो आपकी छोले में डाली जाती है, 16 से 16 याद रखना। तो अनियन में कितने क्रोमोसोम, 16। लेकिन चलो हम ह्यूमन को लेकर चलते हैं, थोड़ा तुम्हारे लिए आसान होगा। तो जीवन फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल आपके कितने होंगे, 46, ठीक है। अब अच्छे से देखिएगा, जीवन में आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हो गए, ठीक है। अब नंबर ऑफ क्रोमैटिड पर क्रोमोसोम, अब जीवन फेज में बेटा डीएनए डुप्लीकेशन तो हुआ नहीं है, तो एक क्रोमोसोम पूछ रहा है, एक क्रोमोसोम के पास कितनी क्रोमैटिड होगी, एक, ठीक है। सी वैल्यू कितनी होगी आपकी इस समय डिप्लॉयड कंडीशन है, तो सी वैल्यू आपकी हो गई 2C, ठीक है। अगला एस फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल नहीं बढ़ेंगे, अर्थात 46 क्रोमोसोम होंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम किससे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर से, और नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर तो बढ़ेगा नहीं, बस डीएनए क्या कर रहा है, अपना अमाउंट डबल कर दे रहा है। तो क्रोमैटिड लेकिन आपकी क्या हो जाएगी पर क्रोमोसोम, 1 से कितनी हो जाएगी, 2, और आपकी सी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4C, अर्थात डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। अब G2 में भी वही कहानी, क्योंकि कुछ भी आपने क्रोमोसोम के साथ छेड़खानी नहीं की थी। प्रोफेज में भी वही कहानी आपकी, ठीक है। और आपका मेटाफेज में भी वही कहानी कहां चेंज होगी, सीधे एनाफेज में। अरे भैया एस फेज के बाद ना G2 ना प्रो ना मेटा, उसमें क्रोमोसोम के, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ कोई कुछ नहीं होता, उसमें नंबर ऑफ क्रोमैटिड पर क्रोमोसोम के साथ कुछ नहीं होता, सी वैल्यू के साथ कुछ नहीं होता। लेकिन जब नंबर आता है एनाफेज का, यहीं पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी थी, याद है। एनाफेज में क्या हुआ था, साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ ऑल द क्रोमोसोम, एक साथ फटे थे, ठीक है। 46 क्रोमोसोम इधर, 46 क्रोमोसोम इधर, ठीक है। तो यहां पर मैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल कैसे लिखूंगा, 46 प्लस 46, ठीक है। ये एक डॉटर सेल में जाएंगे भविष्य की, ये अगली डॉटर सेल में जाएंगे। और नंबर ऑफ क्रोमैटिड पर क्रोमोसोम, अब जैसे ही क्रोमोसोम फटेगा तो अब वो क्रोमोसोम सिंगल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम कहलाएंगे, तो मोनोक्रोमैटिड क्रोमोसोम होंगे। नंबर ऑफ क्रोमैटिड पर क्रोमोसोम 1। अब अगर हम बात करें 46 क्रोमोसोम इधर, 46 क्रोमोसोम इधर, सिंगल क्रोमैटिड एक तरफ है, कायदे से समझना बेटा, कायदे से समझना इसे। 46 क्रोमैटिड इधर बोल सकते हो, 46 क्रोमैटिड इधर, और 46 क्रोमैटिड में डीएनए का कंटेंट हम कितना बोलते हैं, 2C। तो 2C डीएनए इधर, 2C डीएनए इधर, तो 2C प्लस 2C खत्म। टीलोफेज में सेम कहानी, 46 प्लस 46 क्रोमोसोम हो गए, 1 क्रोमैटिड पर क्रोमोसोम, डीएनए कंटेंट 2C प्लस 2C। नेक्स्ट कैरियोकाइनेसिस हो गई, ठीक है। तो बस सेम है, कोई नई कहानी तो होगी नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, क्या बोला, जब साइटोकाइनेसिस हो जाए, 11 नहीं लिखा है, इसका मतलब जो ऊपर लिखा है वो नीचे, ठीक है। जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल, क्वेश्चन पकड़ो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल अब 46 हो गया, ठीक है। और अगली में भी कितना होगा, 46, तो लेकिन पर सेल पूछा तो 46 आंसर। क्रोमैटिड अब आपकी क्या हो जाएगी, 1, गॉट इट। पर क्रोमोसोम क्रोमैटिड क्या हो जाएगी, 1। लेकिन ध्यान रखना, मैंने आपसे बताया था क्रोमोसोम आपके टीलोफेज में खुलना चालू हो जाते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड के रूप में आ जाते हैं। लेकिन चलिए यूज कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्रोमोसोम करके क्वेश्चन आएगा। सी वैल्यू अब कितनी होगी बेटा, ये वाली सेल भी डिप्लॉयड, ये वाली सेल भी डिप्लॉयड रहेगी, तो सी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी पर सेल, 2C। तो ये रहा आपका चार्ट, जिसके थ्रू आप माइटोसिस को कंप्लीटली डीपली समझ सकते हो। बिफोर स्टार्टिंग रिवीजन ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, फर्स्टली आई वांट टू मेंशन यू दैट कि कुछ बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें लगता है कि हमें क्लियर है, और उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट में गलतियां करने की वजह से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ फैक्ट बेस्ड रह जाता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं रह जाता। तो सबसे पहले हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, ठीक है। देखो इतना लंबा डीएनए है, अगर हम 46 क्रोमोसोम को खोलकर उनका डीएनए जोड़ दें तो डीएनए आपका 2 मीटर लॉन्ग होगा, 2 मीटर लंबा होगा। और इतने लंबे डीएनए के मॉलिक्यूल को आप अगर एक सिंगल न्यूक्लियस में रखते हो, एक छोटे से न्यूक्लियस को, जिसको आप नेगेटिव ऑफ 10 की पावर नेगेटिव में लेते हो आप, ठीक है, इतना उसका डायमेंशन लेते हो न्यूक्लियस का, इतना छोटा डायमेंशन है, तो इतने छोटे डायमेंशन में आप 2 मीटर लंबी चीज आप कैसे रखोगे। तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, कॉइलिंग। कॉमन सेंस लगाइए, अगर आपकी माता जी आपसे रस्सी मंगाती है,
ठीक है, 2 मीटर रस्सी मंगा दी, तो ऐसा थोड़ी कि एक छोर आपका दोस्त पकड़ा, एक छोर आप पकड़े हो, नहीं, आप क्या करते हो, किसी चीज के चारों तरफ कॉइल कर लेते हो, ठीक है, चाहे हाथ के चारों तरफ कॉइल कर लोगे। तो डीएनए को कॉइल करने के लिए एक बेस की जरूरत होगी, एक आधार की जरूरत होगी, ठीक है। अब यहां पर मैंने ले लिया डीएनए, ठीक है। अब डीएनए को मुझे क्या करना है, कॉइल। चलो इधर देखना, ये मैंने बना दिया इनके बेस पेयर। और अब डीएनए को कॉइल करने के लिए प्रोटीन यूज होती है जिसे हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोला, हिस्टोन ऑक्टामर। एक्चुअली हिस्टोन ऑक्टामर आपकी जो है, हिस्टोन ऑक्टामर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है, ठीक है। अब पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होने की वजह और बेसिक प्रोटीन होने की वजह सेम है, क्योंकि जो प्रोटीन है वो बनी है अमीनो एसिड से, ठीक है। और हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन और आर्जिनिन नाम के अमीनो एसिड, ये बेसिक अमीनो एसिड है, लाइसिन और आर्जिनिन, ये बेसिक अमीनो एसिड है। और इन बेसिक अमीनो एसिड की अधिकता की वजह से, ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड है तो सीधी बात है ये ज्यादा है तो पॉजिटिव नेचर ज्यादा होगा, उसके साथ साथ बेसिक नेचर भी ज्यादा होगा। तो लाइसिन आर्जिनिन हिस्टोन की प्रोटीन में ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होती है और बेसिक नेचर होता है। अब क्योंकि डीएनए के पास फॉस्फोरिक एसिड है, उसकी वजह से डीएनए के पास कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, जो इनकी बाइंडिंग को स्टेबिलिटी देंगे। अब मैंने ये डीएनए लिया आपका और डीएनए आपका, अब मैं हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ कॉइल करना चालू कर दूंगा, ठीक है। अब कॉइलिंग देखना कैसे होती है, कॉइलिंग 1/3/4 इतनी होती है, मतलब 1 सही 3/4, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि 1/3/4 का मतलब समझ पाए बेटा, 1.75 इतना टर्न लेगा डीएनए। अब ये कितना टर्न हुआ, 1 टर्न, ठीक है, ये 1.25, ये 1.5 और ये 1.75, बस खत्म। अर्थात 1.75 टर्न लेने के बाद आपका ये डीएनए आपका आगे बढ़ जाएगा अगली स्टोन पर चिपकने के लिए, ठीक है। अब अगर हम बोले ये एक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी न्यूक्लियोसोम। ऐसा लग रहा है जैसे बीट्स ऑन स्ट्रिंग, आपने सुना होगा बीट्स ऑन स्ट्रिंग कहने का मतलब, ठीक है, जैसे लगता है मोतियों का धागा, है ना। बीट्स यहां पर कौन है आपकी, न्यूक्लियोसोम, गॉट इट। अब ये लगातार जब कॉइलिंग बढ़ती जाएगी, जब इसे आप और कॉइल करोगे तो आपको एक पतला सा स्ट्रक्चर दिखेगा, और ये पतला सा स्ट्रक्चर आपका कहलाता है सोलेनॉइड। जब और कंडेंसिंग होगी, जब और कॉइलिंग करोगे तब आपको मिलता है सुपर सोलेनॉइड। अब सुपर सोलेनॉइड को जब आप और कंडेंस करोगे तब जाकर आपको मिलता है क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक है। ये आपकी स्ट्रक्चर कहलाएगी क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। इंटरफेस के दौरान, मतलब जीवन G2 में आपका जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमैटिन थ्रेड के रूप में होता है, क्रोमैटिड नहीं, क्रोमैटिन, IN, गॉट इट। क्रोमैटिन बोल रहा हूं, क्रोमैटिड अलग चीज है, बताऊंगा भी अलग से। अब ये जो आपका क्रोमैटिन थ्रेड है, अब बेटा इसमें बीच में हमें क्या दिखाने हैं, मान लो न्यूक्लियोसोम दिखाने हैं, तो बीच में मैंने हिस्टोन प्रोटीन दिखा दी, ठीक है, रेड कलर से। अब अगर मैं बोलूं कि सेल प्रोफेज में आ गई है, मतलब माइटोटिक फेज के प्रोफेज में आ गई है, तो कंडेंसेशन आपका और बढ़ जाता है। और जब जैसे जैसे और कंडेंस होते जाएंगे क्रोमोसोम और छोटे और मोटे होते जाएंगे। लेकिन इंटरफेस के समय में आपका क्या क्रोमोसोम पाया जाएगा, नहीं, इंटरफेस में क्रोमोसोम क्रोमैटिन थ्रेड के रूप में होता है, और ये आपका सुपर कंडेंस फॉर्म आ गया और ये कहलाता है आपका क्रोमोसोम। यहां पर मैंने दिखा दी आपकी कुछ हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन तो होगी ना बेटा, तो पूरे में तो कुछ हिस्टोन प्रोटीन, ऐसे मैंने रेड डॉट दिखा दिया, इसी के चारों तरफ आपका डीएनए कॉइल है 1/3/4 टर्न, ओके। अब लेकिन इतनी ज्यादा कॉइलिंग के समय पर कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पैकिंग में मदद करती, तो मैंने ब्लू कलर से दिखा दिया नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब ये हो गई आपकी पूरी कॉइलिंग, ठीक है। डीएनए लिया, डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन जो कि बेसिक प्रोटीन है, पॉजिटिवली चार्ज है, उसके चारों तरफ डीएनए को रैप किया, और रैप करने के बाद ये हमें बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल मिला, और ये जो बीट्स है वो आपकी क्या है, वो आपकी न्यूक्लियोसोम कहलाती हैं। जब इसे और कंडेंस किया तो आपको मिला पहले सोलेनॉइड, देन सुपर सोलेनॉइड, देन सोलेनॉइड सुपर सोलेनॉइड भूल जाना, क्रोमैटिन थ्रेड मत भूलना। देन क्या मिला, क्रोमैटिन थ्रेड को और कंडेंस किया, देन क्रोमोसोम, गॉट इट। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एक क्रोमोसोम बनाइए, तो आपकी एक आदत ऐसे बना देते हो, ये हो गया क्रोमोसोम, यही बात आप गलत कर जाते हो ना। अब समझना मेरी बात, ये आपका डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कहलाएगा। पहले लेट मी क्लियर वन थिंग अगेन, क्रोमैटिन थ्रेड को हम आमतौर पर क्रोमोसोम बोल देते हैं, लेकिन क्रोमोसोम
कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड है। क्रोमैटिन थ्रेड को भी और अगर आप कॉइल करोगे तब आपका जाके क्रोमोसोम मिलेगा। गॉट इट? तो लेकिन क्रोमैटिन थ्रेड को एग्जाम में क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रोमैटिन थ्रेड को भी हम क्या बोल देते हैं? क्रोमोसोम। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एक क्रोमोसोम के पास, अच्छे से देखिएगा, ये क्रोमैटिन थ्रेड है, एक क्रोमोसोम के पास आपका एक क्रोमैटिड भी हो सकता है और दो क्रोमैटिड भी हो सकता है। क्रोमैटिड क्या होता है? अच्छे से समझिए क्या होता है। ये क्रोमैटिन थ्रेड को समझ गए। क्रोमैटिड क्या होता है? क्रोमैटिड आपका एक स्ट्रैंड आपका क्या कहलाता है? क्रोमैटिड। लेकिन यहां पर स्ट्रैंड कितने हैं? दो हैं। तो दो स्ट्रैंड होने की वजह से आप कहोगे ये डाइक्रोमैटिड क्रोमोसोम है, एक ऐसा क्रोमोसोम जिसके पास दो क्रोमैटिड है। लेकिन इसमें देखिए एक ही स्ट्रैंड है, ठीक है, एक ही डीएनए का मॉलिक्यूल है। अब अच्छा हाँ, ये कंफ्यूज मत हो ना, एक क्रोमोसोम में कितने डीएनए का मॉलिक्यूल? एक, सिंगल डीएनए का मॉलिक्यूल इतना लंबा सा होता है, भाई सिंगल डीएनए का मॉलिक्यूल कंडेंस होकर क्या बनाया? क्रोमोसोम। तो जब एक सिंगल डीएनए का मॉलिक्यूल आपका क्रोमोसोम बना रहा है, ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम। लेकिन अगर यहां पर दो मॉलिक्यूल हो गए डीएनए का, बेटा डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान क्या होता है? आपके स्ट्रैंड खोलते हैं, फिर स्ट्रैंड पर नया स्ट्रैंड चढ़ता है और अल्टीमेटली एक डीएनए के मॉलिक्यूल से दो डीएनए का मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, और ये आपका कहलाएगा डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। मतलब इन इंटरफेस के टाइम में क्रोमोसोम के पास सिंगल क्रोमैटिड होता, वो क्रोमैटिन थ्रेड ही, लेकिन क्रोमोसोम पूछेगा एग्जाम में। इंटरफेस में सिंगल क्रोमैटिड, प्रोफेज में आपका सिंगल क्रोमैटिड, प्रोफेज में सिंगल क्रोमैटिड, इंटरफेस में सिंगल क्रोमैटिड। यू आर रॉन्ग हियर। जीवन फेज में सिंगल क्रोमैटिड, एस फेज में आपका डीएनए डुप्लीकेशन हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ेगा क्योंकि सेंट्रोमियर का नंबर नहीं बढ़ा है। इतनी बातें एकदम क्लियर है, आप समझिएगा। आर्म क्या कहलाती है आपकी? क्रोमैटिड। दो आर्म तो दो क्रोमैटिड, एक आर्म तो एक क्रोमैटिड। नाउ नेक्स्ट, अब अच्छे से देखिएगा इसे आगे। जहां पर आपका ये कंस्ट्रिक्शन दिख रहा है, मतलब जहां पर आपका क्रोमोसोम दबा हुआ लग रहा है, ये कहलाता है आपका दबा हुआ एंड सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर बना किस चीज का है? होगा यहां पर भी डीएनए। अब सवाल ये आता है कि सर काइनेटोकोर क्या है? देखो भैया, सेंट्रोमियर तो डीएनए का बना है, लेकिन काइनेटोकोर एक्चुअली में कई सौ प्रोटीन मिलकर, हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन मिलकर बनाती है काइनेटोकोर, और वो इनके सेंट्रोमियर के साइड बाय साइड डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, आपका फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं काइनेटोकोर, और यहीं पर आपका स्पिंडल फाइबर आकर अटैच होता है। गॉट इट? तो यहां पर हमने डिफरेंस देख लिया क्रोमैटिन थ्रेड और क्रोमोसोम के बीच में। अब अल्टीमेटली फाइनल दो बातें, क्रोमैटिन थ्रेड को और कंडेंस किया, क्या बन गया? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को खोल दिया, क्रोमैटिन थ्रेड। गॉट इट? प्रोफेज में हम क्या करेंगे? क्रोमैटिन थ्रेड को कंडेंस करेंगे, क्रोमोसोम बनाएंगे, और आपका टीलोफेज में क्रोमोसोम को खोल के वापस क्रोमैटिन थ्रेड बनाएंगे। अच्छा बताओ, थ्रेड अगर कोई चीज होगी, मान लो 46 थ्रेड है आपके न्यूक्लियस में, तो वापस उलझे हुए होंगे, ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम छोटे और मोटे, तो जब आपका क्रोमैटिन थ्रेड से क्रोमोसोम बनेगा तो क्या हम बोलेंगे कि आपस में ये सारे थ्रेड अब सुलझ रहे हैं। लेकिन जब वापस आपका क्रोमोसोम से क्रोमैटिन थ्रेड बनेगा तो हम कहेंगे अब ये वापस धागेनुमा हो गए, तो वापस ये क्या होंगे? उलझ जाएंगे। इतनी बातें एकदम क्लियर। चलिए, अब ये सारी बातें जानने के बाद अब आप इस चीज पर फोकस करो कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में डिफरेंस क्या है। अरे सर हमें पता है, शांति से सुनिए मेरी बात। हैप्लॉइड वर्सेस डिप्लॉइड, अगर हम बोले कोई सेल हैप्लॉइड है कोई सेल डिप्लॉइड है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है समझना। हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझने से पहले आपको पता होना होगा सेट वर्ड का मतलब क्या है। व्हाट इज सेट? जेनेटिक्स में हम सेट किसे बोलते हैं? तो सेट बेटा क्या है? अब सुनो, सेट अगर समझ गए तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड की गारंटी मेरी, ठीक है, सेट की भी गारंटी मेरी। अब सेट समझो क्या है। मेरी बॉडी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, अच्छे से समझना। मेरी बॉडी में बहुत सारे कैरेक्टर हैं। एग्जांपल के तौर पर स्किन कलर, एग्जांपल के तौर पर आई कलर, एग्जांपल के तौर पर हेयर कलर। तो ऐसे मेरी बॉडी में हजारों कैरेक्टर्स हैं। इन हजारों कैरेक्टर्स को जितने क्रोमोसोम रिप्रेजेंट कर सके, मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लेट मी फोकस ऑन द वर्ड मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वो कम से कम क्रोमोसोम जो मेरी बॉडी के सारे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहलाते हैं वन सेट। गॉट इट? गॉट इट? नहीं समझे? इधर देखो, अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो मान लो ये ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अल्टीमेटली आपका सेक्स क्रोमोसोम आखिरी आ गया, ठीक है। अब ये इतने क्रोमोसोम मेरे, ये 23 क्रोमोसोम मेरी बॉडी के, ये वो मिनिमम क्रोमोसोम है जो मेरी बॉडी के सारे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अकेले। तो ये कहलाएंगे आपका वन सेट। गॉट इट? लेकिन एज वी आर डिप्लॉयड, तो हमारे यहां क्या होता है, हम लोगों में
हर एक क्रोमोसोम का एक जोड़ीदार होता है। ठीक है, जोड़ीदार कहने का मतलब अगर मान लो यहां पर लिखा है आई कलर, तो यहां पर भी क्या लिखा होगा, आई कलर। अब बताओ क्या मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह गए? नहीं। अब यहां पर आपने एक सेट और उठा लिया है। चलो अगर बताओ ये एक सेट बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आई कलर नाम के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर आपके क्रोमोसोम पर 2 जीन्स मिल गए हमें। गॉट इट? अब अच्छे से समझिएगा। तो सेट क्या हुआ? सेट द मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम which can represent all the characters of an organism is known as one set। अब अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक सेट है, ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा हैप्लॉइड। या किसी सेल में अगर एक सेट पाए जाएंगे, ठीक है, मतलब वो सिर्फ एक ही किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही जीन है, उसकी कॉपी नहीं है कोई भी, तो आपके वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे? हैप्लॉइड। अगर 2 सेट है, मतलब एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर एक और क्रोमोसोम मौजूद होगा, तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे डिप्लॉइड। ऐसे ही 3 सेट होंगे तो ट्रिप्लॉइड, 4 सेट होंगे टेट्राप्लॉइड, 5 पेंटाप्लॉइड, 6 हेक्साप्लॉइड। इससे आगे बच्चों तुम्हारे काम करना है। इतनी बातें क्लियर? सो मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फोकस ऑन द मिनिमम। ठीक है, मैं इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि आई कलर को लेकर यहां पर हमें 2 डीएनए के सेगमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम व्हिच कैन रिप्रेजेंट all the characters, all the phenotypic character is known as one set, and one set is haploid, 2 set is diploid। और वो नंबर जो है, वो जो नंबर है हम लोगों में, वो कितनी है? 23। गॉट इट? 23। तो हम इस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं n से। हैप्लॉइड को रिप्रेजेंट करेंगे अगर n से, तो डिप्लॉइड को रिप्रेजेंट करेंगे 2n से। तो ये रहा डिफरेंस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बीच में। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? नाउ अगर मैं बात करूं फंजाई की, तो फंजाई में बेटा फंजाई के जितने भी कैरेक्टर हैं वो एक सेट रिप्रेजेंट करता है क्रोमोसोम का, तो फंजाई आपका क्या माना जाएगा? हैप्लॉइड। मतलब फंजाई की सेल में जितने भी क्रोमोसोम हैं, क्या बोला? फंजाई की सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो उसमें किसी भी कैरेक्टर के लिए आपका 2 डीएनए का सेगमेंट नहीं है। दैट्स व्हाई फंजाई इज हैप्लॉइड इन नेचर। तो ऑर्गेनिज्म लेकिन मोस्टली आपके या तो हैप्लॉइड होंगे या तो डिप्लॉइड होंगे। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? नाउ next one is what is sister chromatid, what is non sister chromatid। sister chromatid और non sister chromatid में अंतर क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ठीक है, अब समझना अच्छे से। अब सबसे पहली चीज आपको यहां सीखनी पड़ेगी, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है। अब यहां पर मैंने बनाया आपका एक क्रोमोसोम, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, ये एक क्रोमोसोम है और यहां पर आपका कैरेक्टर लिखा हुआ है, मान लीजिए आई कलर। कैरेक्टर हो गया आई कलर। गॉट इट? अब सेंट्रोमियर से अगर मैं डिस्टेंस नापूं, हमेशा याद रखना बेटा, किसी भी जीन की डिस्टेंस नापते हैं हम सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर से अगर मैं डिस्टेंस नापूं, आई कलर नाम का, आई कलर को रिप्रेजेंट करने वाला जो भी जीन होगा, मान लो वो है, डिस्टेंस हो गई 3 एंगस्ट्रॉम। गॉट इट? चलो 3 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस हो गई। अरे फर्जी वैल्यू ले लिया, 3 एंगस्ट्रॉम। अब इसका होमोलोगस, इसका जोड़ीदार क्रोमोसोम कौन सा कहलाएगा? जिस पर 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर लिखा होगा आई कलर, वो ये दोनों आपस में कहलाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन मान लो अगर एक क्रोमोसोम है, यहां पर लिखा हुआ साइज ऑफ टेस्टिस, ठीक है, 3 एंगस्ट्रॉम, सेंट्रोमियर से 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर लिखा साइज ऑफ टेस्टिस, तो ये इन दोनों का होमोलोगस नहीं है। तो अब कॉमन सेंस लगाओ, क्या हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में होमोलोगस क्रोमोसोम पाए जा सकते हैं? इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम की डेफिनेशन है कि सेंट्रोमियर से सेम डिस्टेंस पर, क्या बोला? सेंट्रोमियर से सेम डिस्टेंस पर सेम कैरेक्टर लिखा हो तो वो क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस कहलाते हैं। ट्रेट मे बी सेम, मे नॉट बी सेम। ट्रेट सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या पता दोनों पे ब्राउन ब्राउन लिखा हो, क्या पता इस पर ब्राउन इस पर रेड लिखा हो। गॉट इट? अच्छा, कैरेक्टर ट्रेट में डिफरेंस तो पता है ना। कैरेक्टर मतलब होता है गुण। अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई अगर मैं तुमसे कहूं, अगर मान लो मुझे किसी की शादी करनी है, ठीक है, और वो बंदा मान लो देखने में सुंदर नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे किसी से शादी करानी है, तो मैं उसके घर जाके बोलूंगा भैया बहुत गुणवान है, जितने भी मानव में गुण होते हैं वो सारे गुणों से भरी हुई है, ठीक है। अब सामने वाला सोचेगा बहुत गुणवान है, लेकिन मान लो जब देखा सामने वाला तो चौंक गया, कह रहे बाप रे ये तो एकदम जो है निग्रो है। तो अब यहीं पर वो गच्चा खा गया कैरेक्टर और ट्रेट में। यही साइंस वाले जीत जाते हैं। कैरेक्टर मतलब था गुण, बॉडी कलर इज अ गुण, इज अ कैरेक्टर। काले हो कि पीले हो इज अ ट्रेट। हाइट इज अ कैरेक्टर। अब हाइट कितनी है
बात करते हैं और अक्सर अमूमन आप बोल देते हो एक कैरेक्टर के 2 ट्रेड। गलत है यार, कैसी बातें कर रहे हो? एक कैरेक्टर के कई सारे ट्रेड हो सकते हैं, ठीक है। अरे ब्लड ग्रुप ले लो, अगर आप ब्लड ग्रुप ले लो तो ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप इज अ कैरेक्टर। कौन सा ब्लड ग्रुप इज अ ट्रेड? 4 ब्लड ग्रुप आप नहीं पढ़ते हो एबीओ में, ए बी एबीओ, गॉट इट? ओ भाई जिसे हम जीरो भी बोलते हैं। अब अल्टीमेटली आप समझ गए हो कि होमोलोगस क्रोमोसोम और दोस क्रोमोसोम, जहां पर सेंट्रोमियर से सेम डिस्टेंस पर आपका सेम कैरेक्टर लिखा हो, ट्रेड में भी सेम, मे नॉट बी सेम, गॉट इट? अच्छा, अब जब डीएनए डुप्लीकेट करेगा एस फेज में, ठीक है, अब कॉमन सेंस लगाओ, जब डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है, मतलब अगर आई कलर यहां पर ब्राउन लिखा है, ठीक है, तो बेटा यहां पर भी सेंट्रोमियर से 3 एंगस्ट्रॉम पर आई कलर क्या होगा? ब्राउन। अरे कैरेक्टर छोड़िए साहब, ट्रेड सेम होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम के केस में उसकी जो 2 क्रोमैटिड्स होंगी, उसकी जो दो आपके स्ट्रैंड्स होंगे, वो आपके उसमें जब कैरेक्टर छोड़ो, जब ट्रेड सेम है, क्योंकि डुप्लीकेट कर रहा है ना, समझे मेरी बात? अब ये भी आपस में, ये एक सेंट्रोमियर बना दिया मैंने, यहां पर अगर मान लीजिए आई कलर लिखा है रेड, तो इसकी डुप्लीकेटेड आर्म में भी 3 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर क्या लिखा होगा? रेड, गॉट इट? तो वो दोनों क्रोमैटिड्स जो एक सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं, वो दोनों क्रोमैटिड्स जो एक सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं, वो कहलाएंगी सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोला? सिस्टर क्रोमैटिड्स। मतलब ये दोनों भी सर जी सिस्टर क्रोमैटिड होंगे, बिल्कुल। तो क्या मैं बोल सकता हूं सिस्टर क्रोमैटिड पर कैरेक्टर छोड़िए साहब, ट्रेड सेम होगा, गॉट इट? इतनी बातें क्लियर? और 2 होमोलोगस क्रोमोसोम की आपस में क्रोमैटिड कहलाएंगी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, गॉट इट? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। चलो जहां पर भी बैठे हो अपने हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, खड़े हो जाओ। चलो मैं एकदम क्रोमोसोम हूं, ठीक है, अरे मुंडी काट के अलग करो, तो ये एक क्रोमैटिड हुआ, ये क्रोमैटिड हुआ। चलो पहले हम लोग जीवन फेज में जाते हैं। ये कौन सी फेज हुई? जीवन। एस फेज में आपकी क्रोमैटिड क्या हो जाएगी? 1 से 2 हो जाएगी, लेकिन क्रोमोसोम 1 क्योंकि सेंट्रोमियर एक कमरिया हो गया, सेंट्रोमियर, गॉट इट? अब सेंट्रोमियर से जब मैंने डिस्टेंस नापी, तो सेंट्रोमियर से मैंने नापी 3 एंगस्ट्रॉम पर, यहां पर आई कलर है, तो अगर आपके भी 3 एंगस्ट्रॉम पर आई कलर होगा, तभी हम लोग क्या हुए? होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये डुप्लीकेटेड आर्म है, तो जो कैरेक्टर, जो ट्रेड इधर, वो ट्रेड, वो कैरेक्टर इधर, पक्का? अब मेरी दोनों क्रोमैटिड आपस में, आपकी दोनों क्रोमैटिड आपस में, क्योंकि ज्वाइंट है सेम सेंट्रोमियर से, तो ये कहलाएंगी सिस्टर, और हम आप कहलाएंगी, हमारी आपकी क्रोमैटिड आपस में कहलाएगी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, गॉट इट? इतनी बातें एकदम क्लियर? अब कायदे से समझना, यहां पर मैंने एक क्रोमोसोम और लाया और यहां पर सेंट्रोमियर से 3 एंगस्ट्रॉम पर लिखा हुआ है बॉडी कलर। अब सर इनका आपस में कुछ रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं? कभी नहीं पढ़ते, गॉट इट? इनका कोई रिलेशन नहीं पढ़ना, कंफ्यूज हो जाओगे, होता ही नहीं एक्चुअली। यहां तक बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी आपको कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होती हैं और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या होती हैं। ना अब हम एक चीज सीखेंगे कि आखिर कैरियोटाइप क्या होता है। ना अक्सर आप क्रोमैटिड और आर्म इन दोनों चीज को एक मान लेते हो, गलत, बिल्कुल गलत। अब इधर समझो अच्छे से, ये है आपका सेंट्रोमियर, ठीक है? क्रोमोसोम इस समय हलचल में है, लग रहा है एम फेज चालू हो गई है। मैं क्या कह रहा हूं, ये है आपका सेंट्रोमियर, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है? अब सेंट्रोमियर से ऊपर का टुकड़ा भी आर्म कहलाएगा, सेंट्रोमियर से नीचे का टुकड़ा भी आर्म कहलाएगा। क्रोमैटिड पूरे स्ट्रैंड को बोलेंगे, क्रोमैटिड पूरे एक स्ट्रैंड को बोलेंगे क्रोमैटिड, ठीक है? लेकिन सेंट्रोमियर की पोजीशन की वजह से जो ऊपर और नीचे टुकड़ा बना, वो कहलाएगा आर्म। और ऊपर वाली आर्म आपकी छोटी है, भले मेटासेंट्रिक हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, ठीक है? मेटासेंट्रिक में एकदम नहीं होता कि सेंट्रोमियर एकदम नाक तौल के मिडिल में, ऐसा कुछ नहीं होता, गॉट इट? तो जो आर्म आपकी छोटी होगी उसे हम पी आर्म बोलेंगे, मतलब पेटिट आर्म, मतलब शॉर्ट आर्म। जो आर्म आपकी लंबी होगी उसे हम क्यू आर्म बोलेंगे, अर्थात क्यूई आर्म, ठीक है? फ्रेंच वर्ड है। लॉन्ग आर्म को हम क्या बोलते हैं? क्यू आर्म। शॉर्ट आर्म को क्या बोलते हैं? पी आर्म, ठीक है? तो सेंट्रोमियर की वजह से एक क्रोमैटिड के आपके जो टुकड़े दिख रहे हैं, यही आपके कहलाएंगे आर्म। इतनी बातें क्लियर? तो अब बताइए इसमें क्रोमोसोम कितना है? एक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रोमोसोम कितना है? 1। व्हाई? क्योंकि 1 सेंट्रोमियर मींस 1 क्रोमोसोम, गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्रोमैटिड कितने हैं? भाई डीएनए के आपके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब यहां पर क्रोमैटिड कितनी हो गई आपकी? 2, गॉट इट? लेकिन आर्म कितनी है? आर्म आपकी 1 2 3 4, मतलब सेंट्रोमियर की वजह से क्रोमैटिड के जो टुकड़े दिख रहे हैं वही आपके क्या कहलाते हैं? आर्म। दैट्स ऑल अबाउट
दिस। नाउ व्हाट इज कैरियोटाइप एंड कैरियोग्राम? अब अच्छे से समझिएगा कैरियोटाइप क्या होता है और कैरियोग्राम क्या होता है। कैरियोटाइप क्या है? नंबर एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो आप समझ गए होंगे, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम क्या है पहले ये समझो। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम मतलब मेटासेंट्रिक है कि टीलोसेंट्रिक है कि एक्ट्रोसेंट्रिक है, ठीक है, यही आपका कहलाता है टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। किसी यूकैरियोटिक सेल में, जैसे हम ह्यूमन की बात कर लें, यूकैरियोटिक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम और टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम आपका निकालने के लिए हम करते हैं हम इस्तेमाल करते हैं कैरियोग्राम। कैरियोग्राम क्या? वेट करो। तो पहले समझो कैरियोटाइप क्या? कैरियोटाइप आर द नंबर एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम इन अ यूकैरियोटिक सेल। अब आप कहोगे सर नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो आपको पता है 46 है, तो क्या मतलब है बार बार कैरियोटाइप करने का? बेटा सुनो हमारी बात ये है कि 46 नॉर्मल में है, एबनॉर्मलिटी का केस हो तो क्या करोगे? मान लो डाउन सिंड्रोम है, 47 क्रोमोसोम, ठीक है, क्लाइनफेल्टर है, टर्नर है, तो इन केसेस को कैसे पकड़ा जाता है कि आखिर सिंड्रोम है कौन सा? बस वहीं पर आपका कैरियोटाइप काम में आ जाता है। कैरियोटाइप का सिंपल मतलब नंबर एंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम जानना किसी सेल के अंदर। अब ऐसे समझो कि मेरा बच्चा होने वाला है, ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूं क्या मेरा बच्चा स्वस्थ है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, उसकी एक सोमैटिक सेल ले ली, एक बॉडी की सेल ले ली, ठीक है। अब बॉडी की सेल ले ली, अब सेल को हम फाड़ेंगे। सेल को फाड़ने के बाद क्या होगा आपका, आप सेल को फाड़ोगे फिर आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को फाड़ोगे तो क्या मिलेगा? क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन यहीं पर रुक जाओ, यही मैं तुम्हें फंसाना चाह रहा था। क्रोमोसोम कहां भैया? एक नॉर्मल सोमैटिक सेल अगर मैं लूंगा तो वो डिवाइड नहीं कर रही है, पहले मैं सेल को स्टिमुलेट करूंगा आर्टिफिशियली कि वो डिवाइडिंग फेज में जाए ताकि उसका क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस हो और मैं क्रोमोसोम को क्लियरली देख पाऊं। समझ में आया? इसे बोलते हैं नेगेटिव लर्निंग, ठीक है, मतलब चीजों को गलत करा के कई बार हमें सही चीजें सीखनी होती है। अब सेल जब डिवाइडिंग फेज में आ रही होगी तो हम उसी समय रोक लेंगे जब कंडेंसेशन चालू हो रहा होगा, ठीक है। बस इतना हो गया कि हमें क्रोमोसोम में क्लियरली दिख जाएंगे। तो अब क्या होगा, हम सेल को फाड़ेंगे, न्यूक्लियस को फाड़ेंगे, हमें क्या मिलेंगे? क्रोमोसोम। हम उनकी फोटोग्राफ खींचेंगे और फिर उन्हें हम अरेंज कर देंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज या अकॉर्डिंग टू साइज। मतलब हम लोग की अगर बात करें तो क्रोमोसोम बेटा मेल फीमेल दोनों में 46 शुरू के 22 पेयर आपके कहलाते हैं जो आपकी बॉडी के सोमैटिक कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं, वो ऑटोसोम। लास्ट पेयर आपका कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम, जो सेक्स डिटरमिनेशन कराता है कि सेक्स, देखो सेक्स डिटरमिनेशन कराता है, इसका मतलब समझना कि वो डिटरमाइन कराएगा कि तुम मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे सेक्सुअल कैरेक्टर उसी के ऊपर है, इंपॉर्टेंट था ये, गॉट इट। तो अब आपने क्या किया, इसमें हार्वेस्ट किया सेल फीटस से, ठीक है, केमिकली इंड्यूस किया कि वो डिवाइड करे, उसके बाद क्रोमोसोम सजाए, फोटो खींचा और उसको साइज के अकॉर्डिंग सजा दिया और यही कहलाता है आपका वो पूरा फोटोग्राफ का पैनल कहलाएगा कैरियोग्राम। अब हम उसमें क्रोमोसोम देख लेंगे गड़बड़ी है या नहीं है। द क्रोमोसोम आर स्टेन्ड एंड फोटोग्राफ टू जनरेट अ विजुअल प्रोफाइल, ताकि हम उसे आसानी से देख सके, उसे बोलते हैं कैरियोग्राम, ठीक है। द क्रोमोसोम ऑफ ऑर्गेनिज्म आर अरेंज्ड इन होमोलोगस पेयर, मतलब होमोलोगस पेयर अभी आपको बताया था, तो होमोलोगस पेयर के अकॉर्डिंग मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 का जो पेयर होगा, ठीक है, हम उसको 1 के साथ रखेंगे, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, ठीक है। आइए अब हम इधर एक कैरियोग्राम देखते हैं। ये मुझे एक फोटो ऑब्टेन हुई, ठीक है, ये मुझे एक फोटो ऑब्टेन हुई। क्या क्या किया, सबसे पहले सेल निकाली, सेल को हमने क्या किया, स्टिमुलेट करे कि भैया इंटरफेस में जाओ, फिर एम में जाओ, एम में जैसे जाओगी ऐसा चालू होगा क्रोमैटिन थ्रेड। हम क्या करेंगे फिर क्या करेंगे, वहीं पर सेल डिवीजन रोककर न्यूक्लियस फाड़कर क्रोमोसोम बाहर निकाला, फोटोग्राफ खींचा और ये देखो आपको एक डिसऑर्गेनाइज्ड आपको ढेर सारे 46 क्रोमोसोम दिख रहे होंगे, ठीक है। अब ये देखो यहां पर हमने एक कैरियोग्राम आपको दिया, फोटोग्राफ, क्रोमोसोम सब अरेंज कर दिए हैं, ठीक है, 1 से लेकर टोटल आपके सेक्स क्रोमोसोम तक, ठीक है। अब यहां पर पर्पल रंग से हमने दिखाया है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को, 1, 3, 16, 19, 20, ये हो गए आपके मेटासेंट्रिक। नंबरिंग आपको नहीं याद रखनी कि हमारे कौन कौन से मेटा है। यहाँ पर ग्रीन सब मेटा, ऑरेंज आपका एक्रोसेंट्रिक दिखाया गया है, ठीक है। अगर इस हिसाब से देखें तो हमारा एक्स क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक होता है और वाई क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक होता है। यहां से आपको मैं एक पॉइंट सिखाना चाह रहा था कि ह्यूमन के पास टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं होता। नेक्स्ट, यहां पर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया और इस क्वेश्चन के थ्रू हम पकड़ेंगे कि क्या आप डिसऑर्डर पकड़ सकते हो कैरियोग्राम को देखकर। चलिए यहां पर देखिए नंबरिंग अगर हम करें, अगर हम नंबरिंग करें तो बेटा ये तो फालतू होगा टाइम लगाना, 1 2 3 4 ऐसे करके यहां पर आपका क्या आ जाएगा, लास्ट आपके एक्स और वाई क्रोमोसोम। ये मैं कैसे पकड़ लिया, ये एक्स और वाई है, देखो बेटा एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, और वाई क्रोमोसोम ऐसे पकड़ में आया, क्योंकि ये एक रूल है कि 22 ऑटोसोम साइज के अकॉर्डिंग पहले सजाए जाएंगे, बिग टू स्मॉलेस्ट, और सेक्स क्रोमोसोम आपके अलग रखे जाते हैं बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, जिसमें एक्स क्रोमोसोम का साइज बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम का साइज
छोटा होता है बेटा, कहा जाए तो वाई क्रोमोसोम पर सबसे कम जीन भी होते हैं, ठीक है। तो ये बंदा बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी क्रोमोसोम हैं सबके होमोलोगस हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या मतलब, ये क्रोमोसोम नंबर 1 इसका होमोलोगस ये 2 का होमोलोगस ये 3, क्रोमोसोम नंबर 3 होमोलोगस ये। अब कहोगे सर एक्स और वाई इनका होमोलोगस नहीं दिख रहा, सर गड़बड़ी है क्या कुछ? नहीं मेरे भाई, एक्स और वाई क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस नहीं होते हैं। रीजन कॉमन सेंस लगा ले मेरे भाई, सेंट्रोमियर से सेम डिस्टेंस पर सेम कैरेक्टर। अबे जब साइज ही अलग अलग है तो डिस्टेंस वाली फिर बात ही खत्म हो गई। तो एक्स और वाई क्रोमोसोम आर नॉट होमोलोगस टू ईच अदर। यस, एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम आर होमोलोगस टू ईच अदर, बट एक्स एंड वाई इज नॉट होमोलोगस टू ईच अदर। तो ये एक मेल का कैरियोग्राम है, देखकर हमने बता दिया एक्स और वाई साइज डिफर कर रहा था, लास्ट में सेक्स क्रोमोसोम ही सजाए जाते हैं तो मैं समझ गया सेक्स क्रोमोसोम है। साइज डिफर कर रहा था, इस तरीके से मैं समझ गया ये कोई मेल होगा, लेकिन ये नॉर्मल है, मतलब क्रोमोसोम नंबरिंग में कोई गड़बड़ी नहीं। अगला क्वेश्चन, ये कैरियोग्राम दिखाया गया है, सबसे पहले हम पकड़ेंगे कि ये मेल है या फीमेल। तो लास्ट में सेक्स क्रोमोसोम आपके रखे जाते हैं और ये दोनों सेम साइज के दिख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा मुड़ा है लेकिन साइज देख लो उतना ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों आपके सेक्स क्रोमोसोम एक जैसे हैं, XX और XX क्या होती है आपकी फीमेल। अच्छा, अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 पर अगर आप गौर से देखें तो यहां पर हुई है ट्राइसोमी, अर्थात होमोलोगस पेयर के अलावा एक और है, और इसका मतलब 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, मतलब इस बंदी को आपको है डाउन सिंड्रोम। गॉट इट? इस तरीके से आप ये सारी चीजें सीख गए हो ना। अब मैं आपको एक लास्ट चीज सिखाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप बहुत कंफ्यूज रहते हो, वो है व्हाट इज सी वैल्यू। सी वैल्यू आप बहुत कंफ्यूज रहते हो, इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ अपने काम की नॉलेज जाननी है, पीएचडी नहीं करनी है। देखो, सी वैल्यू को कुछ किताबें लिखती हैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, ठीक है, मतलब जिससे आप अपने डीएनए का कैरेक्टर जानते हो। एक्चुअली में सी वैल्यू है क्या, अब आप समझो। सी वैल्यू किसी भी ऑर्गेनिज्म, क्या बोला, किसी भी ऑर्गेनिज्म में मौजूद वन सेट क्रोमोसोम जो होगा, वन सेट क्रोमोसोम, सेट आपको डिफाइन किया था क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो बॉडी के सारे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो। जैसे हम लोगों में वन सेट में कितने क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम। तो 23 जो है वो n की वैल्यू है, n हैप्लॉइड वाला है, 23 n की वैल्यू है, c की नहीं। n और c में डिफरेंस समझो, अलग अलग चीज है। n क्या है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबरिंग बताता है n। वहीं पर c आपका डीएनए का वजन बताता है कि आपके 23 क्रोमोसोम, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के वन सेट क्रोमोसोम में जो डीएनए मौजूद है उसका वेट कितना है इन पिकोग्राम। ये पिकोग्राम में आपका वजन बताता है। इतनी बातें एकदम क्लियर। अब समझना, अगर n, समझना n क्या है, नंबर बताता है, c वैल्यू क्या बताती है, वेट बताती है डीएनए का पिकोग्राम में, कि एक सेट डीएनए, एक सेट क्रोमोसोम में मौजूद डीएनए का वजन कितना है, किसमें निकालोगे, फोकस कर रहा हूं पिकोग्राम में। इतनी बातें एकदम क्लियर। तो चलिए अब यहां पर मैं आपको एक चीज यहीं पर सिखाता हूं। और चलो, अगर मैं तुमसे कहूं वन सेट क्रोमोसोम का वजन आपका C है, तो ये बताइए अगर 2 सेट है तो आप इसी को क्या बोलोगे, 2C। इतनी बातें क्लियर। 3 सेट है तो वजन कितना आया, 3C। 4 सेट है तो 4C। अब ये जो C की वैल्यू होगी वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वन सेट क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होगी। एग्जांपल के तौर पर अगर हम ओनियन की बात करें तो ओनियन में आपका हैप्लॉइड, मतलब वन सेट क्रोमोसोम आपका कितना बनाते हैं, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 8। तो n की वैल्यू ओनियन के लिए क्या हुई, 8। वहीं पर ह्यूमन में n की वैल्यू कितनी हुई, 23। तो 8 क्रोमोसोम में मौजूद डीएनए का वजन जो होगा वो कहलाएगा C, और 23 क्रोमोसोम में मौजूद डीएनए का वजन जो कहलाएगा वो भी कहलाएगा C। तो लेकिन क्या ओनियन और ह्यूमन का C, मतलब ओनियन और ह्यूमन में डीएनए का वजन क्या सेम आ जाएगा, नहीं। इसका मतलब C वैल्यू अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफर करेगी। गॉट इट? लेकिन एक हमने ले लिया, एक C, एक ऐसा टर्म जिसमें हमने क्या किया, बोल दिया भैया कोई भी ऑर्गेनिज्म हो एक सेट में, मतलब हैप्लॉइड के केस में जितना डीएनए का वजन होगा उसे C से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब वो ऑर्गेनिज्म आपका, अगर हम उसकी डिप्लॉइड कंडीशन की बात करेंगे तो उसी को हम क्या बोल देंगे, 2C, ठीक है। और ट्रिप्लॉइड में 3C, टेट्राप्लॉइड में 4C। चलिए अब इधर देखिएगा,
एक चीज देखिए, ये मैंने बनाया आपका ह्यूमन के क्रोमोसोम, मैंने होमोलोगस साथ में लगा दिया, ठीक है, और अंत में मैंने सेक्स क्रोमोसोम बना दिया, ऐसे इसलिए बोल दिया, चाहे XX मान लो चाहे XY मान लो, ठीक है। अब इतना एक सेट है, ये एक सेट है, एक सेट का वजन आपका C, लेकिन यहां पर दो सेट, तो क्या बोल दिया 2C, C प्लस C 2C। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपका डीएनए डुप्लीकेशन हो गया, मतलब S फेस आपका आ चुका है, डीएनए आपका डुप्लीकेट कर गया, तो अब क्या होगा अब डीएनए के मॉलिक्यूल अगर आप देखो तो डीएनए का अभी तक कितना मॉलिक्यूल था 1, ठीक है, अरे एक क्रोमोसोम के पास 1 डीएनए का मॉलिक्यूल, अब 2 हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा बेटा, अब आपका जो एक सेट है उसमें आपका वजन कितना आएगा 2C, क्योंकि पूरी की पूरी आर्म क्या हो गई है, पूरी की पूरी बोल दीजिए क्रोमैटिड बोल दीजिए, ज्यादा एक्यूरेट है, क्रोमैटिड क्या हो गई है डबल, तो वजन भी क्या हो जाएगा पहले की तुलना में डबल, ठीक है, तो 2C इधर भी हो गया, 2C प्लस 2C इज इक्वल टू 4C। इसका मतलब ह्यूमन में अगर हम बात करें तो S फेस से जो डीएनए का वजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4C। अल्टीमेटली C इज रिप्रेजेंटिंग वेट ऑफ डीएनए इन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। गॉट इट। अब आप आसानी से चीजों को समझ सकते हो, चीजों को सीख सकते हो। दिस इज साहिल सिद्दीकी, थैंक यू, धन्यवाद।